नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल कुंदन 247। तो मैं आप सभी के समक्ष लेकर के हाजिर हूँ आपका क्लास साइंस का क्लास, जिसमें हम आप सभी के समक्ष चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो अध्याय नंबर 1 है, जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट बुक्स है साइंस का। आपको पता है कि मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप सभी के लिए केमिस्ट्री स्टार्ट करी है, तो उस केमिस्ट्री का पहला अध्याय हम सभी अभी कंटिन्यू किए हुए हैं और उसका आज वीडियो नंबर 5 है। और इस वीडियोज़ में हम आप सभी को बताएंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है। इन सारी चीज़ों पर संतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आप सभी अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए, और जो भी बच्चे स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं उनसे बता दीजिए कि आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। और अब क्लासेस जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। आपका साइंस क्लास जो क्लास टेंथ 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लासेस रहने वाले हैं आप सभी का साइंस। अभी हम जितने भी चैप्टर है साइंस के केमिस्ट्री में उन सारी चीज़ों को करेंगे, और फिर हम दूसरे बुक्स की ओर बढ़ेंगे, जिसमें आप सभी को फिज़िक्स और बायोलॉजी इन सारी चीज़ों को भी मैं करा दूंगा। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को प्रीवियस वीडियोज़ वाले का रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी भिन्न गुण वाले पदार्थों के साथ मिलकर के एक तीसरे भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ बनते हैं उन्हें प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या प्रतिकारक कहा जाता है। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के कंसेप्ट हैं। और रासायनिक आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया जब कभी होती है तो उनसे 5 प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला, गैस का निकलना; दूसरा, अवक्षेप का बनना; तीसरा, ताप का परिवर्तन; चौथा, रंग में परिवर्तन; एवं पांचवा, अवस्था परिवर्तन। जब भी कभी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो इन 5 लक्षणों में से कोई न कोई एक लक्षण हमें ज़रूर देखने को मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया के दौरान। आप सभी को पता होना चाहिए कि धातु एवं अधातु तत्व यौगिक क्या होता है, इन सारी चीज़ों को। और इसके साथ ही मैंने कल आपको बताया था कि संयोजकता क्या होता है। संयोजकता इसको भी समझिएगा। तो संयोजकता ज्ञात करने के लिए आपको जो है तत्वों की परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक है। जितने भी तत्व है सभी के परमाणु क्रमांक होते हैं, परमाणु संख्या होती है। उन्हें परमाणु संख्या के आधार पर उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाता है, और जितने भी तत्व है ऑक्टेट रूल्स के अनुसार जितने भी तत्व है वह प्रक्रिया करके अपने अष्टक को पूर्ण करके अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद अक्रिय यानी कि इनएक्टिव स्वरूप धारण करके विद्यमान रहना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के दौरान उसके तत्वों के बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हें हम तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और संयोजकता की बात करें तो जो भी तत्व जो है इलेक्ट्रॉन की जितना त्यागता है या ग्रहण करता है, और जितनी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा अपने बंधन बनाते हैं, उसे ही हम संयोजकता कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप सभी ने डिटेल्स रूप से समझ लिए हैं। और आज हम करने वाले रासायनिक समीकरण। आप सभी को कल भी मैंने बताया था कि थोड़ा सा हिंट दी थी कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। इन सारी चीज़ों को आज मैं करता हूँ। देखिए, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस प्रक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहा जाता है। किसी भी अभिक्रिया में जो है, जब कभी आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया किन के बीच होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया जो होगी वह पदार्थों या तत्वों के बीच में होगी। तो जो भी तत्व भाग लेंगे उनका तो कुछ ना कुछ नाम होगा,
जो भी तत्व भाग लेंगे उसका कुछ न कुछ नाम होगा, उसका कुछ न कुछ सिंबल होगा। तो उसी प्रकार से कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों, और आपको पता होगा कि जितने भी तत्व हैं, जितने भी प्रकृति में मौजूद कुल 118 प्रेजेंट टाइम में 118 तत्व हैं, उनके लैटिन नाम के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है और उनको जो है संकेत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व भाग लेंगे उनको क्या करना है, संकेतों एवं सूत्रों के सहायता से उस प्रक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। और उसको हम जो है संकेत एवं सूत्रों के माध्यम से लिख करके संक्षिप्त रूप में जब हम प्रदर्शित करते हैं तो उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए समझने के प्रयास कीजिएगा, जिंक धातु तनि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करती है और जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। इस अभिक्रिया को शब्दों के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। मैंने आप सभी को यहाँ वाक्य रूप में बताया, आपको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन एक दो बार रिपीट करने के बाद आप सभी को चीज़ें फिर से समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया आप सभी को कि धातु जिंक धातु और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करती है और जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। इस अभिक्रिया को शब्दों के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। इस अभिक्रिया को शब्द के रूप में भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको पता है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर के क्या बना रहे हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उन्हें हम शब्द के रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हमें रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना होगा तो आपको पता है कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए तत्वों की संकेत एवं सूत्रों के माध्यम से लिखा जाता है। हमें तत्वों का संकेत पता रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो जिंक का संकेत होता है Zn, जिंक का सिंबल होता है Zn, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर के जिंक सल्फेट ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो इन्हें हम संकेत एवं सूत्रों के माध्यम से हम रासायनिक समीकरण के रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये इस रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण हो गए। तो आप सभी को रासायनिक समीकरण क्या होता है ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को संकेत एवं सूत्रों के सहायता से संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे कंसेप्ट की ओर। रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम आपको पता होना चाहिए कि जो भी काम होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कुछ भी आप अपने डेली लाइफ में भी यदि कोई काम करते हैं, कोई भी सवाल ही बनाते हैं आप, मैथमेटिक्स या किसी भी टाइप के क्वेश्चंस ले लीजिए, तो उनमें किसी न किसी टाइप के फार्मूला यूज़ होते हैं, किसी न किसी टाइप के रूल्स यूज़ होते हैं। उसी प्रकार से क्या है कि रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम है। उसी प्रकार से भी क्या है कि रासायनिक समीकरण को हम जब भी लिखेंगे, जब भी हम उन्हें प्रदर्शित करेंगे, तो हमें निम्न नियमों के आधार पर ही उन्हें प्रदर्शित किया जाएगा, तब जाके वह सही एवं करेक्ट रासायनिक समीकरण होंगे, कहलाएंगे। रूल नंबर फर्स्ट है कि रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों एवं उत्पादों के नाम शब्दों में नहीं लिख सकते हैं। और फर्स्ट पॉइंट जो है, रासायनिक समीकरण में जो भी अभिकारक एवं उत्पाद बनेंगे उनको जो है हम शब्द में नहीं लिखेंगे बल्कि संकेत एवं अनुसूत्रों में लिखेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया जब कभी होगा तो उन्हें हम जो भी तत्व उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उनको हम शब्दों में ना लिख करके उनको संकेत एवं अनुसूत्रों में लिखे जाते, संकेत एवं अनुसूत्रों के रूप में लिखेंगे। दूसरा, अभिकारकों को संकेतों या सूत्रों के बीच धन चिन्ह प्लस का चिन्ह दिया जाता है,
यदि एक से अधिक अभिकारक होंगे तो उनके बीच जो है प्लस का चिन्ह लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यदि एक से अधिक अभिकारक होंगे तो उनके बीच जो है धन चिन्ह यानी कि जमा का निशान देंगे, प्लस का निशान देंगे। अभिकारकों के संकेतों या सूत्रों को लिखने के बाद तीर चिन्ह दिया जाता है और तब उत्पादों का संकेत या अनुसूत्र लिखा जाता है तथा इन्हें भी धन के चिन्ह से जोड़ा जाता है, जैसे ए। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है कि अभिकारकों एवं अभिकारक को लिखने के बाद जो है तीर का मुंह हम खोलेंगे, प्रतिफल की ओर तीर का मुंह हम खोलेंगे। और उसी प्रकार से यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी प्रतिफल या उत्पाद बनेंगे उन्हें भी हम संकेत एवं सूत्रों के माध्यम से ही लिखेंगे, संकेत एवं सूत्रों के माध्यम से ही लिखेंगे। और यदि एक से अधिक प्रतिफल या उत्पाद भी बनते हैं तो उनके बीच भी हम जमा का चिन्ह यानी कि जोड़ का चिन्ह लिखेंगे। यदि जैसे कि यदि ए एवं बी आपस में प्रतिक्रिया करके सी एवं डी बनाते हैं तो इन्हें निम्नलिखित तरह से लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आप सभी को एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ बताता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे ए और बी रिएक्शन करते हैं, ए और बी अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है सी और डी बनाते हैं, तो इन्हें हम किस प्रकार से रासायनिक समीकरण के नियम के अनुसार रासायनिक समीकरण के लिखने के जो नियम है उसके सही तरीके से उपयोग करके इसे हम शुद्ध तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर 1, इसे हम जो है संकेत एवं सूत्रों के रूप में लिखेंगे। ए एवं बी अभिक्रिया कर रहे हैं तो ए अभिक्रिया कर रहे हैं और बी अभिक्रिया कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको हम संकेत एवं सूत्रों के रूप में लिखेंगे। दूसरा, जब एक से अधिक अभिकारक या प्रतिकारक रहेंगे तो उनके बीच जमा का चिन्ह देंगे, जमा यानी कि प्लस का चिन्ह देंगे, तो यहाँ हमने प्लस का चिन्ह दिया। और रासायनिक अभिक्रिया जब हो जाएगा तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है तीर का चिन्ह लगाएंगे और प्रतिफल की ओर बढ़ेंगे। तो प्रतिक्रिया करके अभिक्रिया करके जो है प्रतिफल सी और डी बना रहे हैं फॉर एग्जांपल के लिए, तो हम सी और डी को भी अनुसूत्रों संकेतों के रूप में लिखेंगे और उनके बीच भी जमा का चिन्ह यानी कि प्लस का चिन्ह देंगे। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 3 पॉइंट है रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। पहला, संकेत एवं सूत्रों के रूप में तत्वों के नाम को लिखेंगे। दूसरा, अभिकारक यदि एक से अधिक अभिकारक होंगे तो उनके बीच जमा का चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह देंगे। उसी प्रकार से यदि एक से अधिक प्रतिफल भी बनते हैं तो उनके बीच भी प्लस का चिन्ह देंगे। और अभिकारक से प्रतिफल की ओर हम तीर का चिन्ह देंगे और उनके बीच भी यदि एक से अधिक प्रतिफल भी बनते हैं तो उनके बीच भी हम जमा का चिन्ह देंगे। तो ये रासायनिक समीकरण के जब भी हम कभी लिखेंगे तो इन सारे रूल को फॉलो करके हम रासायनिक समीकरण को लिखेंगे, तभी जाके हमारा शुद्ध या सही करेक्ट रासायनिक समीकरण कहे जाएंगे। तो इसे आप सभी ने समझ लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। पहला नेक्स्ट आता है टॉपिक आप सभी का कि रासायनिक समीकरण के प्रकार। क्या जब रासायनिक समीकरण को हम लिखते हैं तो क्या इनके भी प्रकार हैं क्या? तो आप सभी को स्टार मार के लिखना है रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला, शब्द रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण रासायनिक समीकरण लिखने के 2 प्रकार होते हैं। पहला शब्द समीकरण और संकेत समीकरण। जब भी कभी रिएक्शन होगा, आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी रिएक्शन होगा तो हम उनको शब्द के द्वारा पहले लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल शब्द के द्वारा लिखेंगे, फिर जाके हम उनको रासायनिक समीकरण के आधार पर जो लिखने के रूल्स हैं उनको संकेत एवं सूत्रों के माध्यम से रूल को फॉलो करते हुए हम उनको अप्लाई करके संकेत समीकरण के रूप में लिखेंगे। अब दोनों को मैं संकेत समीकरण और शब्द समीकरण को परिभाषा लिखवा रहा हूँ, आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा। शब्द समीकरण पहला था शब्द समीकरण। शब्द समीकरण किसे कहते हैं? शब्द समीकरण वे समीकरण हैं जिनमें यौगिकों एवं तत्वों के नाम को लिखकर केवल उसे समीकरण का रूप दे दिया जाता है। जैसे कि शब्द समीकरण हम उस समीकरण को कहते हैं, पहला शब्द समीकरण जो है हम उसको कहेंगे जिसमें जो है तत्वों के केवल और केवल नाम को लिख करके हम उन्हें दर्शा देंगे। जैसे कि जिंक प्लस
जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होगा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट और H2 हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ थोड़ा कलम चलने में दिक्कत है। जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, तो इसे सबसे पहले हम शब्द के रूप में लिखेंगे। तो शब्द के रूप में लिख दिए, ये कौन सा समीकरण हो गया, शब्द समीकरण हो गया। दूसरा हो गया संकेत समीकरण। संकेत समीकरण वे समीकरण है जिसमें यौगिकों एवं तत्वों के संकेत एवं अनुसूत्रों का इस्तेमाल करके समीकरण के रूप में लिखा जाता है। दूसरा संकेत समीकरण है, जैसे कि मैंने बताया आप सभी को कि जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम संकेत समीकरण के रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं यहाँ से, जैसे कि Zn प्लस जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसे हम H2SO4 अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस H2 गैस, यानी कि जिंक जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इन्हें हम संकेत एवं सूत्रों के रूप माध्यम से लिखते हैं, इन्हें हम शब्द संकेत समीकरण कहते हैं। तो आप सभी ने समझ गए कि शब्द समीकरण क्या होता है, संकेत समीकरण क्या होता है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इसे समझ लिए होंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इनसे कईयों बार एग्जामिनेशन में, क्या हर बार एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जो एग्जामिनेशन होता है, उनमें कईयों बार इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। बताइए कि कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो हम संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इनको समझने का प्रयास कीजिएगा आप सभी और लिखने का प्रयास कीजिएगा। यदि रासायनिक समीकरण में बाईं ओर यानी कि LHS यानी अभिकारक की ओर के परमाणुओं की संख्या दाईं ओर RHS यानी उत्पाद की ओर के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण आखिरकार होता क्या है। इसका मेन जो अर्थ है, मेन जो मीनिंग है, वह है कि कहने का तात्पर्य है कि रासायनिक अभिक्रिया जब कभी होगा और उसमें जो है जो भी तत्व भाग लेंगे, उनमें अभिकारक में जितने भी तत्वों के परमाणु है और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिफल बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, उनके जो भी परमाणु बनते हैं दोनों के इक्वल होना चाहिए। तो इन्हें हम ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इन्हें हम निम्न रासायनिक समीकरण के द्वारा और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे कि मैंने बताया आप सभी को कि Zn यानी कि जिंक प्लस H2SO4 अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ZnSO4 प्लस H2 गैस, ZnSO4 प्लस H2 गैस। हम अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या गिनते हैं। हम अभिकारकों एवं उत्पादों में परमाणुओं की संख्या गिनते हैं। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन तत्व भाग ले रहे हैं। तो पहला तत्व है जिंक, तो मैंने आपको लिख दिया जिंक। दूसरा कौन सा भाग ले रहे हैं, H2 यानी कि हाइड्रोजन भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है सल्फर S, नेक्स्ट है O ऑक्सीजन। तो पहला लिखना है अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। तो अभिकारकों में जिंक के कितने परमाणु हैं, अभिकारकों में जिंक के कितने परमाणु हैं, यहाँ कोई भी डिजिट नहीं है, तो क्या होगा, 1 होगा। और प्रतिफल में 1 हो गया। हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, तो 2 परमाणु है।
नेक्स्ट, सल्फर के कितने परमाणु है? एक परमाणु है अभिकारक में। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? तो 4 है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी ने अभिकारक में देख लिए कि जिंक के एक परमाणु, हाइड्रोजन के एक परमाणु, सल्फर के, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण होने के लिए इसके प्रतिफल या उत्पाद में भी इन सभी के जितने जितने, इन सारे तत्वों की जितने जितने परमाणुओं की संख्या है उतनी ही उत्पादों में भी होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं हम उत्पादों में कितने हैं। जिंक में यहाँ नहीं कोई डिजिट है तो 1 होगा, जिंक की उत्पादों में परमाणु संख्या 1 है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं? H2 यानी कि 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। नेक्स्ट है सल्फर, S यानी कि सल्फर के कितने हैं? इधर 1, इधर 1 है, तो इधर भी 1 है, उत्पाद में भी 1 है। और ऑक्सीजन के कितने हैं? O4, इधर भी है, 4 इधर भी है। तो आप सभी देख रहे हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग ले रहे हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, और उसके फलस्वरूप जो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन रहे हैं, उनके परमाणुओं की संख्या अभिकारकों के परमाणु की संख्या के बराबर है प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या के। तो इसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैं आपको विशेष रूप से एक क्लासेस लगवाऊंगा कि किस प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जाता है, रासायनिक समीकरण को, उस पर आपको विशेष रूप से हम समझा देंगे आप सभी को। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे कंसेप्ट की ओर। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। असंतुलित मतलब हो गया अनबैलेंस। रासायनिक समीकरण में बाईं ओर यानी कि LHS यानी अभिकारक की ओर के परमाणुओं की संख्या दाईं ओर RHS यानी उत्पाद की ओर की परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं रहते हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि अभिकारक में जो भी तत्व भाग ले रहे हैं उनके परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होते हैं प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या के बराबर। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे, और यदि बराबर नहीं रहेंगे तो उन्हें हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो उस रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? हम असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, या ढांचागत रासायनिक समीकरण। आप सभी को कभी कभी 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ढांचागत समीकरण, ढांचागत रासायनिक समीकरण के रूप में जानते हैं हम सभी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाते, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए H2 जो है O2 के साथ अभिक्रिया करके जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को समीकरण के रूप में निम्न प्रकार लिखा जाता है, और इसके परमाणुओं की संख्या की तुलना करके हम बैलेंस है या अनबैलेंस है ये स्पष्ट करते हैं। हम अभिकारकों के साथ साथ उत्पादों में हाइड्रोजन परमाणुओं की और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या गिनते हैं, तब जाके स्पष्ट हो जाएगा कि हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या अभिकारक में कितनी है और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में कितनी है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिफल बनते हैं उनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी है। चलिए, इसके लिए आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल एक चार्ट बनाना है। उसमें लिखना है H2 की परमाणुओं की संख्या, दूसरा है O2 की परमाणुओं की संख्या यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या। आप सभी को अभिकारक में दिख पा रहा है कि हाइड्रोजन के जो परमाणु है अभिकारक में 2 है, ऑक्सीजन के जो परमाणु है वह अभिकारक में 2 है, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है जो प्रतिफल बन रहे हैं यहाँ क्या बन रहे हैं? H2O। हाइड्रोजन के कितने परमाणु है प्रतिफल में? हाइड्रोजन के कितने परमाणु है प्रतिफल में? 2 है, और ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 है। तो यही तो दिख गया भाई, जब ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या अभिकारक में 2 है तो प्रतिफल या उत्पाद में भी 2 होना चाहिए। यदि नहीं है तो ही हम इसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो आप सभी को स्पष्ट हो गया
कि हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे। हम उसे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं जिसमें तत्वों अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणुओं की संख्या अभिकारक में तत्वों की परमाणु की संख्या के बराबर नहीं होते हैं प्रतिफल या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के, उसे ही हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो आप सभी ने समझे कि किस प्रकार से मैंने आप सभी को बताया आप सभी को कि आज की रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को संकेत एवं सूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया जब कभी होता है तो उनमें भाग लेने वाले तत्वों को संकेत एवं सूत्रों के रूप में, और यदि एक से अधिक तत्व भाग लेते हैं तो उनके बीच प्लस या जमा का चिन्ह लिखा जाता है। और एक से अधिक प्रतिफल या उत्पाद भी बनते हैं तो उनके बीच भी जमा का चिन्ह दिया जाता है। और रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, पहला शब्द रासायनिक समीकरण और दूसरा संकेत रासायनिक समीकरण। और मुख्य रूप से दो रासायनिक समीकरण भी होते हैं, पहला संतुलित और असंतुलित। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक में तत्वों की परमाणु की संख्या प्रतिफल के तत्वों की परमाणु की संख्या के बराबर होते हैं। और असंतुलित यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अभिकारक के तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर नहीं होते हैं प्रतिफल या उत्पाद के परमाणु के संख्या के। तो इन सारी चीज़ों को आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे हम कल के वीडियो में, और वहाँ मैं बताऊँगा आप सभी को कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन रासायनिक अभिक्रिया है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और टोटल आप सभी के लिए पूरा चैप्टर कवर करवाया जाएगा। तो आप सभी डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, चीज़ों को समझते जाइए, सामने में कॉपी पेन लेकर के नोट करते जाइए। और यदि आप चाहते हैं कि हमें ये PDF प्राप्त हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, कुंदन 247। आप सभी को कम्युनिटी में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।